नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। जैसे जैसे पारा गिर रहा है, बिहार का सियासी तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। आखिरी जंग में ओवैसी के आक्रामक प्रचार ने चुनाव को काफी गर्मा दिया है। बिहार का असली इम्तिहान जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के गढ़ सीमांचल में 7 तारीख को होने वाला है। उससे पहले सियासत की पिच पर बैटिंग करके ओवैसी मुसलमानों के एक मुश्त वोट को अपने पाले में करना चाहते हैं। सीमांचल में मुस्लिम वोट की कैपिटल कही जाने वाली किशनगंज सीट पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। इस बार किशनगंज में भाईजान का मूड मीटर किधर घूमेगा, इसके जानने के लिए हम देखते हैं एम फैक्टर सीधे किशनगंज से। जब तक मेरी जिंदगी वफा करते रहेगी, मैं सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा। गद्दारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था। ये जो फॉर्म भरोगे नौकरी के लिए, उसका फीस लगता है 500-700, फीस को माफ कर दिया जाएगा। किशनगंज मुस्लिम वोटरों का सबसे बड़ा गढ़। सियासी नफे नुकसान को मजहब के तराजू पर तौलने वाली पार्टियों के लिए सबसे बड़े मरकज में मुसलमानों का मूड मीटर इस बार किसके नाम लिखेगा जीत की बात, और किसकी खराब करेगा मजहबी सियासत। इसकी आहट को महसूस करने हम बिहार के आखिरी छोर पर जा पहुंचे, बिल्कुल सीमांचल की सरहद पर। जलाए हैं दिए तो इन हवाओं पर नजर रखना, ये झोंके हैं एक पल में सब चिरागों को बुझा देंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के सीमांचल में। जी हाँ, ये जगह है किशनगंज। वैसे तो ये सीमावर्ती इलाका है, लेकिन किशनगंज हमेशा बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार किशनगंज के 60% से अधिक मुस्लिम मतदाता इस चुनाव में किसके बनेंगे भाईजान। तो चलेंगे आगे और जानेंगे क्या है किशनगंज का एम फैक्टर। रमजान नदी के किनारे बसे किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम वोटर हैं, जो आखिरी लम्हों में अपना फैसला सुनाकर सियासतदानों को चौंका देते हैं। पिछले साल विधानसभा उपचुनाव में यहां के मुसलमानों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भरोसा जताकर बड़े बड़े चुनावी पंडितों को चकरा दिया था। हैदराबादी भाईजान पर मुसलमानों का ये भरोसा बरकरार रहेगा या कांग्रेस के इस महफूज किले में कोई और सेंध लगाएगा। इस वक्त हम सीमांचल के भी सीमावर्ती इलाके में हैं। जी हाँ, किशनगंज में है। किशनगंज का चूड़ी पट्टी इलाका है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से पश्चिम बंगाल तकरीबन 150-2 किलोमीटर की दूरी है और हिंदुस्तान की सीमा यानी कि बांग्लादेश, उसकी भी दूरी 21 से 22 किलोमीटर है। क्या हाल है, चुनाव का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है चुनाव का माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद वाले ओवैसी साहब आके बैठे हैं। हम किसी को नहीं जानते हैं, हम नीतीश कुमार साहब के उसके काम से, उसके इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम कौम के लिए अच्छे आदमी हैं। हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम हुआ आपके एरिया में? बहुत अच्छा रोड का काम हुआ। जाम तो पूरा ही जाम लगा हुआ है। जाम तो हर जगह है, जहाँ भी जाइएगा, देश में विदेश में हर जगह जाम है। नीतीश कुमार जो है, जब पिछली बार सरकार में आए थे उनके साथ तेजस्वी यादव थे। अब इस बार जब मैदान में आए हैं तो उनके साथ नरेंद्र मोदी हैं। हम किसी को बुराई करने के लिए खड़े नहीं हुए। हम इतना जान रहे हैं कि नीतीश कुमार साहब एक अच्छे आदमी हैं। नरेंद्र मोदी से कोई परहेज नहीं है आपको? जी नरेंद्र मोदी, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहें। बीजेपी से परहेज नहीं है? नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं। हम नीतीश कुमार साहब को जानते हैं, वो एक भले इंसान है। तो कितना असर रहेगा ओवैसी साहब का? ओवैसी साहब का असर क्या रहेगा ये तो बात की बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, बिजली विभाग से हो, सड़क हो, थोड़ी सी कमी सिर्फ उनमें यही रही कि रोज़गार जो है उन्होंने ज़्यादा नहीं दे सके। लेकिन जो छोटे वर्ग के लोगों के लिए है, जैसे स्कूल में अनाज देना, स्कूल में पैसा देना, साइकिल देना, ये जो काम किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है।
और इसीलिए नीतीश कुमार को लोग पसंद करते हैं। कौन देगा रोजगार? किसके भाईजान बनेंगे आप? तेज तर्रार तेजस्वी सरकार या सुशासन बाबू के? देखिए, बने कोई भी, आप किसके भाईजान? हम तो नीतीश कुमार से बढ़कर चीफ मिनिस्टर किसी को मानते ही नहीं है। उनसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर कोई हो ही नहीं सकता है। तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक वो लालटेन छाप में जाएगी इस बार। अरे आप लालटेन छाप कर रहे हैं। यहाँ ओवैसी बैठे हुए पूरे लाल लश्कर के साथ हैदराबाद से। ओबीसी से कोई मतलब है नहीं है, उसको मौका मिल गया था, ये सीट मिल गया था। कुछ लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कुछ गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ओवैसी भाई साहब की बात है, उपचुनाव में MIM के कैंडिडेट ही यहाँ से जीते थे, लेकिन यहाँ पे तमाम लोग अभी जो मिल रहे हैं शायद वो ओवैसी साहब की तरफ नहीं है। कुछ और लोग यहाँ आए, कुछ दुकानें हैं, वहाँ चलते हैं। किसी दौर में कृष्ण कुंज रहे किशनगंज की याद सिर्फ चुनावों के दिनों में ही आती है। बाकी दिनों में किसी को किशनगंज से ज्यादा मतलब नहीं रहता। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाभोज में शामिल होने के लिए कुछ पार्टियां और बाहरी नेता भी इस वक्त यहां गिद्ध की तरह मंडराते नजर आते हैं। वोट कटवा होने का इल्जाम चस्पा होने के बावजूद ओवैसी पूर्वोत्तर के इस प्रवेश द्वार में एंट्री कर चुके हैं। तो क्या किशनगंज के भाईजान हैदराबादी हांडी को सत्ता के चूल्हे पर दोबारा चढ़ाने को तैयार हैं? मुस्लिम मतदाताओं की यहाँ संख्या ज्यादा है। जिसको चाहेंगे उसकी किस्मत बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसे घर बिठाएंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? देखिए, एक तो है कि यहाँ के किशनगंज के मुसलमान जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हमेशा जो है जो डेवलपमेंट जो विकास की बात करते हैं, जो विकास करना चाहते हैं, हमेशा वो उनके साथ रहते हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि डिफरेंट मुसलमान है, विकास को वोट देता है, तो उन्होंने तो विकास के लिए हैदराबाद वालों को वोट दे दिया। वोट दिया, जीता तो नहीं ना। जीत तो गया, आपके यहाँ तो विधायक MIM का है। नहीं, वो टेक्निकल, वही तो मैंने बोला कि वो टेक्निकल मामला है। किसी समय में ऐसा हुआ जैसे पिछले बार तो हुआ, अभी की बात, अभी आपका विधायक 8 महीना पहले। हाँ। इसलिए कि कांग्रेस में वो अपनी माँ को दे दिया, यहाँ पर चला के वो खानदानी है कि माँ रहेगा, बेटा रहेगा। परिवारवाद के खिलाफ वोट दिया कि बेटा MP और माँ MP। तो उसके खिलाफ लोग जो गुस्से में आकर के MIM को कुछ दे दिया और कुछ समीकरण इस तरह का बन गया, वरना MIM को यहाँ कभी कोई पसंद नहीं करता है। 15 साल पहले, अभी आप पंखा देख रहे हैं चल रहा है, 15 साल पहले नहीं चलता था। 15 साल पहले लोगों के घर में इन्वर्टर जो है वो चार्ज नहीं होता था, बैटरी चार्ज नहीं होता था। आज आप किसी के घर में चले जाइए, कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि हम लालटेन जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, लालटेन जलेगी कि नहीं किशनगंज में? नहीं, किशनगंज में लालटेन नहीं जलेगी। अब बल्ब पे ही रहेंगे लोग, LED पे ही रहेगा। डेवलप हो गया ना, डेवलपमेंट हो गया। यहाँ तो दावा MY समीकरण का है। MY समीकरण का दावा होने से क्या होगा कि मतलब मुस्लिम यादव समीकरण हो गया तो मुसलमान यादव को वोट दे देगा? नहीं देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों वोट देंगे हम? चलिए, धन्यवाद। तो अनवर साहब ने बहुत बातें की। आगे हकीकत देखेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं किशनगंज के भाईजान, किसके बनेंगे यहाँ के मुसलमान, और क्या कहता है यहाँ का M फैक्टर। अक्सरियत में रहने वाले यहाँ के मुसलमानों के दिल की आवाज सुनते रहें तो किशनगंज में मुद्दे बेशुमार हैं, लेकिन चुनाव में सभी जमीनी मुद्दे छूमंत्र हो जाते हैं और रह जाती है कलेजे में तीर की तरह चुभने वाली सिर्फ ध्रुवीकरण की गर्म हवा। इसी पर हार जीत का फैसला होता है। लेकिन क्या इस बार यहाँ के मुसलमान भड़काऊ भाईजान की पतंग को थामे रहेंगे या उसकी डोर काट देंगे? इस वक्त हम किशनगंज के पश्चिम पाली चौक पे खड़े हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के मुस्लिम भाईजान का मूड मीटर क्या है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। इस बार मैं पहला वोट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं? यस सर। ये बताइए, कोई मुद्दा है, युवा है? एकदम सर, अभी देश का ये हाल है सर, युवा बेरोजगार है। आज इंजीनियरिंग कर लिया है, हर इंजीनियरिंग का हर कोर्स कर लिया है, अच्छा डिग्री प्राप्त कर लिया, पर ये अभी रोजगार है ही नहीं। मैं खुद अभी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, अभी भटक रहा हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है, इतना खराब स्थिति है युवा का, स्थिति इतना। इस बार वोट अगर हम देंगे तो हम लोग रोजगार के आधार पर देंगे। हम लोग को 10 लाख नौकरी चाहिए, जो तेजस्वी जी ने कहा था। वो आए हैं तो उनके जो नेता है जिसको हम जिताएंगे वो तो जमीन पे है ना। अब आप बात करेंगे तेजस्वी यादव जी, वो भी हवा हवाई है, नरेंद्र मोदी जी वो भी हवा हवाई है, अमित शाह जी वो भी हवा हवाई है। बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि हैदराबाद वाले भैया हैं। वो हैदर वाला आवे या कलकत्ता वाला आवे, उससे लोग कोई मतलब नहीं है। जो काम करने वाला आदमी हम लोग उसको वोट देंगे। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बहुत सड़क बनाया, बिजली धर्म चकाचक है। वो तो पब्लिक रोड नहीं ना खाएगा,
रोजगार खाएगा। अरे तो कहाँ जाएंगे ये बताइए ना, हम पूछ रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ, आप कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं तो जाइए। कहाँ जाएंगे? यही चौराहे पर रहना भाई है। चौराहे पर रहना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। ये राजनीतिक चौराहे में फंसे हैं। बोले भैया आगे वही हाल है जो भाई साहब बोले, उनसे हम सहमत हैं। युवा हैं आप, किशनगंज के युवा हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? बस रोजगार, रोजगार जो रोजगार का वादा किया वही उसी पे मुद्दा है। कौन किया है रोजगार? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी। तो यहाँ पे कोई रुके हुए हैं, दफ्तरी है ना पैलेस जी, वहाँ एक बड़े नेताजी रुके हुए हैं, जानते हैं उनको? जी ओवैसी जी। जी जानते हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो किशनगंज के लिए एकदम परेशान हैं, कैसे यहाँ का विकास हो, तो उनको क्यों नहीं चुनेंगे आप? उसको वो अपना जगह पे, हम तो तेजस्वी जी के हैं। आप तेजस्वी जी? जी जी। चलिए, तो इस चौक पे अलग अलग विचार हैं लोगों के। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जमीनी नेता है उसके पास जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार के साथ जाएंगे, कुछ लोग विकास के साथ जाएंगे। खैर आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बिहार में विकास के पैरामीटर पर अगर रैंकिंग की बात की जाए तो किशनगंज का जिक्र निचले पायदान पर होता है। ऐसे में यहाँ के मुसलमान चुनावी वादों और मजहबी नारों से मुतमईन होंगे या फिर विकास पर बटन दबाएंगे, इसकी नब्ज टटोलते हम बड़ी मस्जिद की तरफ निकल पड़े। इस वक्त हम किशनगंज के बड़ी मस्जिद के सामने खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर ये बताइए कि कैसा है किशनगंज में माहौल, चुनावी माहौल? दो की लड़ाई यहाँ, किसके किसके बीच? MIM और कांग्रेस से बस। देखिए महागठबंधन को इसलिए वोट डालेंगे, नौकरी का जो बात बोले हैं तेजस्वी यादव, जो नौकरी देंगे, इसी वजह से लोग महागठबंधन के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के आपके विधायक MIM के हैं। MIM को भी मिलेगा वोट, लेकिन लड़ाई तो बोल इसी दोनों में ही होगी। किशनगंज के लिए तो पतंग छाप। पतंग छाप, ये पतंग छाप मतलब MIM। उन पे एक आरोप लगाया जाता है, मैं नहीं कह रहा, एक आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग वोट देते वक्त इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, सहूलियत, ये मुद्दा नहीं होता, मजहब के नाम पे वोट डालते हैं। और शायद यही कारण है कि हैदराबाद से चलकर ओवैसी साहब किशनगंज आते हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमान मतदाताओं की संख्या 61% से अधिक है। देखिए 70 साल में सिर्फ मुसलमानों का यहाँ शोषण हुआ, या ओवैसी साहब हो या RJD हो या कांग्रेस हो, 70 साल में मुसलमानों का कोई भला नहीं किया, सिर्फ शोषण किया गया है। अब वोटर को चाहिए शिक्षा, खाना, रोजगार। अब हिंदू मुसलमान से आदमी थक गया है। यहाँ के मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है, बाकी कुछ कोई तरक्की नहीं है। जो भाजपा NDA को हराएगा उसको वोट जाएगा। जी वो भी होगा। जो भाजपा NDA को हराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। मतलब एक तरफा वोट होगा, जीतने वाले उम्मीदवार को जो भी होगा, हम तो बोल दिए जो भी होगा, चाहे कांग्रेस जाए चाहे MIM जाए, बस एक तरफा वोट जाएगा। वो कौन है जो NDA को हरा सकता है? तो इस तरह की बातें यहाँ सामने आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। चलिए। तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुके किशनगंज के मुसलमान अब अपने वोट बैंक की ठगी से भी निजात चाहते हैं। नदियों का जाल होने के बावजूद किशनगंज का मुसलमान कौम की तरक्की के लिए प्यासा है। किशनगंज बिहार में चाय पैदा करने वाला अकेला जिला है, लेकिन इस बार वो किसे परोसेगा जीत की मलाईदार चाय और किसे मिलेगी हार की कड़वी घूंट, इसका संकेत भी किशनगंज के दूसरे इलाकों में भाईजान ने दे दिया। हम किशनगंज की बड़ी मस्जिद से लाइन मस्जिद के इलाके में आ गए हैं और सवाल यही है कि आखिर किशनगंज के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या है यहाँ का मूड मीटर, क्या कहता है किशनगंज का M फैक्टर? सर मुद्दा तो विकास ही होगा। तो ये जो हैदराबाद वाले भाईजान आए हुए हैं उनका क्या होगा? सर वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जो रियली बात है। आप समझ रहे हैं ना मैं कौन से भाईजान की बात कर रहा हूँ? जी हैदराबादी भाईजान को हम समझ रहे हैं। कौन? जी ओवैसी साहब। अच्छा। हमारे ओवैसी साहब हमारे धर्म के कुछ ऐसी बातों को लेकर पब्लिक के बीच में जाते हैं जिनसे उसमें एक क्या कहते हैं उसको, नब्ज मतलब अंदर की जज्बात को उखाड़ देते हैं, तो हमें भड़काते हैं। तो हम जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि इनको क्या करना है। विकास के मुद्दे को जो आगे लेकर आएगा, हम लोगों के जो। आपको क्या लग रहा है कौन विकास के मुद्दे को आगे लेकर आ रहा है? हमने सर पहले तो मेरी जितनी उम्र है मैंने लालू प्रसाद की सरकार नहीं देखी, लोग उसको जंगल राज कहते थे। मैंने जो देखा है नीतीश कुमार का 10 साल होश संभाला है,
तो नीतीश कुमार के 10 साल में सर अगर आप देखें तो काम तो हुआ है। तमसील भाई, क्या लग रहा है माहौल आपको? आपके भारतवर्ष चैनल के सभी व्यूअर्स को मैं सलाम और नमस्ते करता हूँ। धन्यवाद। इस वक्त जो है महागठबंधन का पूरा मिजाज बन चुका है और ये मिजाज इसलिए बना है कि आप देख रहे होंगे कि एक रोजगार के नाम पर जो है बोलते हैं कि पकौड़ा तलो तो वही रोजगार है, और दूसरा से जब रोजगार मांग रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि पुलिस के माध्यम से लाठी चार्ज करवाते हैं। कभी हाल तो नौजवान जो है उब चुका है। कहीं बाद में ये तो 5 साल में जो कभी जीतन राम मांझी को सरकार बनाते हैं, सुनिए मेरी बात, कभी जो है अपने बनते हैं, कभी जो है कूद करके फना में चले गए, उसमें सरकार बना दिए। ये सब नौटंकी से जो है ना जनता उब चुकी है। नीतीश जी कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया, सड़कें बना दी, बिजली चकाचक रहती है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहाँ देखिए सड़कें, आप खुद देख लीजिए ना, दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है। पकड़ के लाइए नीतीश को, वो तो वहाँ अपना कुर्सी में बैठ के भाषण देते हैं। बोल रहे हैं ना? नहीं तो देखिए, बोलना बहुत आसान है, वो दौरा क्यों नहीं करते? सफ़र करना चाहिए, देखना चाहिए रास्ता किस तरीके से है, और गांव देहात का हाल जाके देखे। वो शहर में घुस जाता है और शहर में दौरा करके अपना भाषण देके चले जाता है। गांव देहात में जाना चाहिए ना, उससे पता चलेगा कि रोड का क्या हाल है। यहाँ पे एक तो एनडीए है, एक महागठबंधन है, और यहाँ एक और दावेदार हैं, ओवैसी साहब। जी ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? जी वो देखिए, इससे पहले जितने भी पार्टी आए हैं उन्होंने सीमांचल को जो देना था वो नहीं दिया है। अब हमारी राय यह है कि हम इनको मौका देंगे और मुझे इनसे उम्मीद है कि ये सीमांचल के लिए कुछ करेंगे। किशनगंज में इस बार महागठबंधन और एनडीए की घेरेबंदी में ओवैसी की पतंग कटेगी या बचेगी, इसका फाइनल फैसला तो 10 नवंबर को होगा। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने एक बात साफ कर दी कि उनका दिल वही जीतेगा जो जुबानी जुमलों की जगह इलाके की तंगहाली को दूर करने का मादा रखता है। ये आप देख रहे थे हमारे साथ किशनगंज से एम फैक्टर। अब फिर मुलाकात होगी किसी और शहर में, लेकिन जाते जाते हम बता दें कि किशनगंज ही वो जगह है जहां रमजान नदी बहती है। रमजान नदी के बगल में होता था, यानी उससे किनारे पे था कृष्णगंज, जो है किशनगंज। तो फिर मुलाकात होगी किसी और शहर में, तब तक के लिए धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।